मुगल साम्राज्य के पतन और यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन, विशेषकर 1608 में व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पहुंचे अंग्रेजों के प्लासी युद्ध और सिराजुद्दौला की मृत्यु के साथ आधुनिक काल की शुरुआत हुई। 1757 के प्लासी युद्ध और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बीच का समय भारतीय समाज में जातिगत कठोरता और उसके विरुद्ध शुरुआती सुधारात्मक संघर्षों का एक महत्वपूर्ण दौर रहा और इसी बीच बहुत से रिफॉर्म कई लोगों द्वारा हुए। लेकिन इस दौरान औपनिवेशिक शासन, मिशनरीज गतिविधियां और पश्चिमी शिक्षा सबने अपने अपने तरीके से अपना मतलब सिद्ध किया। इस काल को अच्छे से समझने के लिए इसे 3 चरणों में समझते हैं। प्रथम चरण 1757 से 1857। शुरुआत में अंग्रेज इस व्यवस्था से हैरान थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे शासन करने के एक हथियार के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि भारत एक राष्ट्र के बजाय विभिन्न जातियों का समूह है। रॉबर्ट क्लाइव और उनके समकालीन अधिकारियों ने पाया कि जातियों के बीच आपसी फूट और ऊंच नीच की भावना इतनी गहरी है कि उन्हें एकजुट करना असंभव है। इसी अवलोकन ने भविष्य की डिवाइड एंड रूल नीति की बुनियाद रखी। 1800 के दशक तक मिशनरियों ने समझ लिया कि भारत के प्राचीन सामाजिक ढांचे को केवल उपदेशों से नहीं भेदा जा सकता। 1813 के चार्टर एक्ट से मिली अनुमति के बाद उन्होंने बाइबल के साथ पेन और स्टेथोस्कोप को अपना हथियार बनाया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया कि सीधा धर्म परिवर्तन करने के बजाय मानवीय सेवा और सामाजिक सुधार से कहीं अधिक स्थायी प्रभाव डाला जा सकता है। इस दौर में ब्रिटिश थॉमस बबिंगटन मैकाले की भूमिका शिक्षा और समाज दोनों पर गहरा और विवादित प्रभाव डालने वाली रही। उनके 1835 के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने पारंपरिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पीछे कर इंग्लिश बेस्ड वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जिससे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर गहरा असर पड़ा। इस नीति ने अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाने और एक ऐसे अंग्रेज शिक्षित वर्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा जो रक्त में भारतीय पर सोच में अंग्रेज हो, जिससे ब्रिटिश शासन को मजबूत सहायता मिल सके। लेकिन इतिहासकार धर्मपाल की प्रसिद्ध पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री और 1820 के दशक के ब्रिटिश सर्वेक्षणों, मुनरो और कैंपेबल के आंकड़े के विपरीत चौंकाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि जैसा पढ़ाया गया इतिहास वैसा नहीं था। भेदभाव को कम करने के लिए हिंदू समाज में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर और ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारक लगातार भेदभाव और कुरीतियों को मिटाने के लिए काम कर रहे थे। उत्तर काल में बाहरी आक्रमणों के कारण स्थायी हुई जाति व्यवस्था हो गई थी। व्यक्ति की जाति ही उसका पेशा निर्धारित करती थी। इस समय शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण दलितों और पिछड़ों का उच्च वर्गों के साथ पढ़ना बहुत कठिन था। इस भेदभाव को मिटाने के लिए ज्योतिराव फुले जी ने हरिराव जी चिपलूणकर के सहयोग से वंचितों और लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोले। चितपावन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले संपन्न चिपलूणकर जी ने इस सामाजिक क्रांति में फुले जी को धन और भूमि दान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और उदाहरण महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक दादोबा पांडुरंग, जो जाति से शाश्वत ब्राह्मण समुदाय से आते थे, उनके द्वारा एक परमहंस मंडली की स्थापना की गई। इस गुप्त संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को नष्ट करना था। इसके सदस्य स्वभाव में एक दूसरे के हाथ का बना भोजन खाते थे ताकि जातिगत बंधनों को तोड़ सके। द्वितीय चरण 1857 से 1947। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काल माना जाता है। इसमें समाज सुधार आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि जो जाति व्यवस्था पहले थोड़ी लचीली थी, उसे हर्बर्ट रिजली ने जनगणना के जरिए कैसे स्थिर कर दिया। 1881 की पहली पूर्ण जनगणना के बाद से उन्होंने जाति को एक प्रशासनिक हथियार बना लिया। इससे पहले जातियां स्थानीय स्तर पर बदलती रहती थी, लेकिन सरकारी रजिस्टर में दर्ज होते ही वे पत्थर की लकीर बन गई। जनगणना आंकड़ों के आधार पर अंग्रेजों द्वारा सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज ये जातियां आगे चलकर ऐसी कहानियों का आधार बनी जिसे हिंदू धर्म आज तक कलंक की तरह ढो रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी तन टैक्स की है। कहा जाता है कि त्रावणकोर राज्य की दलित महिलाओं को अपनी ऊपरी वस्त्र पहनने के बदले एक मूलाक्रम टैक्स चुकाना पड़ता था। हालांकि ऐतिहासिक विश्लेषण और भाषाई अध्ययन एक अलग ही वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं। मनु एस पिल्ले जैसे समकालीन इतिहासकारों का तर्क है कि मुलाकरम सामाजिक गरिमा के बजाय एक प्रशासनिक कर था। जिस तरह पुरुषों से तलक करम लिया जाता था, उसी तर्ज पर कामकाजी महिलाओं, मुख्य रूप से 16 वर्ष के ऊपर के लिए मुलाकरम शब्द का उपयोग केवल एक शारीरिक पहचानकर्ता के रूप में किया गया। ये एक निश्चित दर वाला कर था, जिसका आधार महिला की कार्यबल में उपस्थिति थी, न कि उनके शारीरिक अंग या कपड़े पहनने का चुनाव।
स्तन करके विमर्श में दो बड़े प्रश्न हैं। पहला, किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में मुला करम को कपड़े पहनने पर लगने वाला जुर्माना नहीं बताया गया। दूसरा, नंगेली के बलिदान की वैज्ञानिक सत्यता। विशेषज्ञों का तर्क है कि स्वयं के अंगों को काटने के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव शरीर को तत्काल अचेत कर देता है। ऐसी स्थिति में अवशेषों को केले के पत्ते पर सजाकर पेश करने का विवरण ऐतिहासिक सच के बजाय बनावटी झूठ अधिक जान पड़ता है। इतने सारे तथ्य होने के बावजूद वर्तमान में कुछ व्यक्ति जो IAS की ट्रेनिंग देते हैं अपने वीडियोस में मुल्ला करम टेक्स्ट को सच बताते हैं। जहाँ एक तरफ ईसाई मिशनरीज इन सब झूठ के सहारे जातियों को तोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में कई समाज सुधारक जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। ऐसे सभी समाज सुधारकों में पहला नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी का। शुरुआत में गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। गांधी जी ने यंग इंडिया जैसे कि 8 दिसंबर 1920 और 29 सितंबर 1921 के अपने लेखों में स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था कोई ऊंच नीच नहीं बल्कि एक जन्मजात कर्तव्य है जो समाज में श्रम विभाजन का एक अच्छा तरीका है। लेकिन फिर भी वे जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकारते थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अपने प्रसिद्ध भाषण में और उसके बाद के लेखों में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो छुआछूत को जड़ से खत्म करना होगा। इन सभी समाज सुधारकों में जब गांधी जी के बाद कोई हम दूसरा नाम ढूंढते हैं तो हमें याद आता है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मा एक बालक जो आगे चलकर दलितों और पिछड़ों के लिए ईश्वरीय रूप में पूजनीय हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1920 के दशक के मध्य में दलितों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से सामने आए, जिसमें 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महार में आयोजित महार सत्याग्रह उनके संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत थी। जहां गांधी जी मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे, वहीं डॉक्टर भीमराव जी मनुस्मृति को जलाने की बात करते थे और यही विचार दोनों में करवाहट का कारण बन गई। हालांकि दोनों का लक्ष्य समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान था, लेकिन उनके दृष्टिकोण और समाधान पूरी तरह अलग थे। दलितों की आवाज बनने वाले दो नाम जो आरक्षण को लेकर कभी एक नहीं हुए। गांधी द्वारा दिया गया हरिजन शब्द आम्बेडकर जी को मंजूर नहीं था। उनका कहना था, दलित समाज को अधिकार चाहिए, दया नहीं। बाबा साहेब ने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं ने जो अत्याचार किए उनसे कुछ हद तक मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में दलितों ने अंग्रेजों का स्वागत किया। दलितों ने हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्हें भारत का साम्राज्य जीतने में सहयोग किया। इसके बदले में अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे दलितों के ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाएंगे, जिसमें अंग्रेज बिल्कुल असफल रहे। अंबेडकर जी कानूनी आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा पर जोर देते थे। वहीं गांधी जी का मानना था कि परिवर्तन सिर्फ मन और हृदय परिवर्तन से ही आता है। अंबेडकर जी कहते थे कि मुझे नित्य लगता है कि राष्ट्र सदा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन आप गांधी को राष्ट्र से भी श्रेष्ठ मानते हैं। मेरी विचारधारा इससे अलग है। व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्र हमेशा श्रेष्ठ होता है। उनकी कड़वाहट इस हद तक थी कि वो गांधी जी को महात्मा कहने के भी पक्ष में नहीं थे। As a politician, he was never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. You see, I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. अंबेडकर जी ने गांधी जी को दोगला तक कहा। उनका कहना था कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में हैं, लेकिन दलितों के लिए नहीं। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से अलग हुए एक और समाज सुधारक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने देखा कि गुलामी का असली कारण हिंदुओं का जातियों में बिखराव और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। इसलिए उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व कौन है हिंदू से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और सभी जातियों के लोगों को शाखा पद्धति के माध्यम से एक साथ खड़ा किया और भारतीयों को क्षेत्रीय जातीय पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए खड़ा होना सिखाया। उनके द्वारा खड़ा किया संगठन, जिसमें सभी लोग बिना किसी कानूनी बंधन के एक दूसरे की जाति जाने बिना ही लगातार 100 वर्षों से राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी और ज्योतिराव फूले जैसे दूरदर्शी समाज सुधारक के वैचारिक नेतृत्व तथा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे जाबाज क्रांतिकारियों के अदम्य साहस के आगे ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्था ने आखिर भारत के आगे घुटने टेक दिए और वह ऐतिहासिक सवेरा आ गया जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने गुलामियों की बेड़ियां काट दी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया। When we shall redeem our pledge at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
जहां एक और जातीय समीकरण, मिशनरीज की झूठी कहानियां, धर्म परिवर्तन और हिंदू धर्म की कुरीतियों से ये देश लड़ रहा था, वही दूसरी और भारत के लिए स्वतंत्रता के रूप में एक विभाजन विभीषिका तैयार हो चुकी थी। इस विभीषिका ने पूरे हिंदू समाज के मानवीय इकोसिस्टम को हिला दिया। भारत देश दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। 1947 के विभाजन के सदमे से ये देश धीरे धीरे उभर रहा था। भारत देश अपने सभी वर्गों के लिए एक नया संविधान बनाने की ओर बढ़ रहा था, जिसमें 289 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यही वो अनुच्छेद थे जो जातियों के बीच समानता लाने के लिए बनाए गए थे और आज वही जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। अंबेडकर जी के लिए आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था, जो प्रत्यक्ष रूप से जाति व्यवस्था और विशेषकर अस्पृश्यता की प्रथा से उपजा था। संविधान सभा में अनुच्छेद 16(4) का जन्म आर्थिक मदद के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी के लिए हुआ था। अंबेडकर जी का मानना था कि अस्पृश्यता का घाव दौलत से नहीं भरता, इसलिए आरक्षण का पैमाना जातिगत भेदभाव और सामाजिक पिछड़ापन बना, न कि केवल निर्धनता। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर आरक्षण का मकसद केवल सामाजिक बराबरी था, तो उसे सरकारी नौकरियों का जरिया क्यों बनाया गया? एक दलित के अधिकारी बनने से उसके मोहल्ले के लोग रातों रात अपनी सोच बदल पाए या वो खुद बदल पाया? नौकरी में आरक्षण से समुदायों का प्रशासनिक बदलाव तो हुआ, लेकिन सामाजिक बदलाव के नाम पर इसने सिर्फ एक क्रीमी लेयर पैदा की, जो खुद तो आगे बढ़ गई, लेकिन अपने पीछे छूटे हुए समाज के बाकी गरीबों का हाथ तक नहीं पकड़ पाई। डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण संबंधी विचार जॉन डेवी के ग्रेडेड इनइक्वालिटी सिद्धांत से प्रेरित थे, जहां शोषण की एक ऐसी श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें हर पायदान वाला व्यक्ति अपने से नीचे वाले का दमन कर अपने को ऊपर रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने समझा कि इस मुश्किल व्यवस्था को केवल कानूनी कागजों से नहीं, बल्कि वंचित वर्गों को प्रशासन और राजनीति का हिस्सा बनाकर भीतर से बदलना पड़ेगा। जॉन डेवी की ग्रेडेड इनइक्वालिटी थ्योरी आज आरक्षण के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क बन गई। क्या सत्ता और प्रशासन में सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया आरक्षण आज 78 सालों बाद भी दलित और स्वर्ण तो छोड़िए, दलित और दलित के भीतर भी ऊंच नीच समाप्त नहीं कर पाया? दिक्कत यह है कि जिस जाति के व्यक्ति को सत्ता और प्रशासन में मौका मिला, उसने अपने ही वर्ग के वंचितों का हाथ थामने के बजाय उसे वोट बैंक बना दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि प्रशासनिक सशक्तिकरण न केवल पद बदले हैं, जातिवादी अहंकार नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1911 की जनगणना और बाद के सर्वे को आधार बनाकर उन वर्गों की पहचान की जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनटचबिलिटी के शिकार थे। लेकिन हाल ही का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय ये कहता है कि जिन जातियों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ, जैसे सफाई कामगार, भूमिहीन मजदूर, घुमंतु समुदाय का साक्षरता और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व न के बराबर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर कोटा जैसी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावशाली उपजनतियों के परिवार ही आरक्षण का 70 से 80% लाभ उठा रही है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण के लिए 1911 की जनगणना को आधार बनाया, जबकि 1931 की जनगणना को आधिकारिक सोर्स माना गया। इन ब्रिटिश आंकड़ों की निष्पक्षता हमेशा डाउटफुल रही। और बड़ा सवाल 1951 की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पर उठता है। विभाजन की त्रासदी झेल रहे देश में, जहाँ पाकिस्तान से आए शरणार्थी, जिनमें कई उच्च जातियों के लोग भी थे, भयंकर भेदभाव और अभाव का सामना कर रहे थे, वहाँ केवल SC/ST का डाटा क्यों लिया गया? क्यों पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन सरकार को दलितों के आगे किसी और का भेदभाव नहीं दिखा, जबकि आज भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को रिफ्यूजी कहा जाता है? इन तमाम तथ्यों से ये स्पष्ट है कि आज का आरक्षण भेदभाव मिटाने का जरिया कम और समाज को बांटने का हथियार ज्यादा बन गया है। हम भारत को अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी 1911 की जनगणना और जातिगत खानों में ही कैद है। अगर प्रगति की बात करें तो विभाजन का दंश झेलने वाले महाशय धर्मपाल, MDH, कुंदन लाल गुजराल, मोती महल और रौनक सिंह जैसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने बिना किसी आरक्षण के अपनी पहचान बनाई। आज कुछ राजनीतिक जय भीम के पैरोकार केवल सवर्ण समाज की बेटियों से विवाह को ही समानता का पैमाना मानते हैं। यदि सामाजिक समरसता का यही एकमात्र सूत्र होता, तो बाबा साहेब अंबेडकर की दूसरी पत्नी, जो स्वयं एक ब्राह्मण थी, के बाद ही देश से जातिवाद खत्म हो गया होता। जातिगत भेदभाव को मिटाने का सबसे जीवंत और
सफल उदाहरण आरक्षण नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मॉडल है। विश्व का ये सबसे बड़ा संगठन जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं, आज बिना किसी आरक्षण या जाति पूछे एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। संघ ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिना किसी संवैधानिक मजबूरी के भी केवल संस्कार और राष्ट्रभाव से जाति की दीवारों को गिराया जा सकता है। विश्व गुरु बनने वाले भारत के युवाओं के आगे ये सवाल खड़ा है, आरक्षण सही या गलत। बल्कि सवाल यह भी है कि क्या हम जातियों को मिटाना चाहते हैं या उसे जीवित रखना चाहते हैं। अगर हमें एक सशक्त भारत बनाना है तो हमें उस संघ भाव की आवश्यकता है जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका कर्म, उसका राष्ट्र प्रेम हो, उसको उसकी योग्यता के आधार पर उसका स्थान मिले। लेकिन जब तक हम 1911 की जनगणना के आंकड़ों में उलझे रहेंगे, हम 2047 के विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आज अंबेडकर जी के विचार के आगे गांधी जी का विचार बड़ा लगता है। असली समानता कानूनी कागजों से नहीं बल्कि हृदय के परिवर्तन से आई। आरक्षण पर आधारित मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई भी बात या कोई भी जानकारी आपको देनी है तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे और भी थॉट्स से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल द बेंच ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।